हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम करेंगे फोरम आईएएस का टेस्ट नंबर 2। विजन के बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया है तो उसको जरूर करें। तो चलिए हम टेस्ट नंबर 2 करते हैं फोरम आईएएस का। 2025 का टेस्ट है। तो ठीक है, लेवल 1 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि किससे है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर रखा है? अनुच्छेद 15, 16, 19 या 21? तो सभी को पता है भाई, ये कई बार यूपीएससी ने पूछा भी है। तो ये है आर्टिकल 21। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिखित सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। आपातकाल की घोषणा अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकती है, बशर्ते कि उसे संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं। देश में राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी संसदीय अनुमोदन के हटाया जा सकता है। कौन सा कोट इसमें सही है? 1-1-4, 1-2-4 या 1-3 या 2-3-4? चलिए देखते हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है। ये बात तो सही है। ठीक है, क्योंकि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा इस सुरक्षा उपाय को पेश किया गया था। इससे पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। दूसरा हम देखते हैं, आपातकाल की घोषणा अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकती है, बशर्ते कि उसे संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए। तो गलत है, क्योंकि आर्टिकल 352 के अनुसार, क्लॉज 5 के अनुसार अनुमोदित घोषणा तब तक वापस नहीं ली जा सकती जैसे संकल्पों के दूसरे अर्थात दूसरे सदन के पारित होने की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 6 महीने से अधिक हो सकती है, लेकिन प्रश्न में कहना कि आपातकाल की घोषणा केवल एक बार में अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकती है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल उस तारीख से 6 महीने तक प्रभावित रहेगा जब घोषणा दोनों सदनों द्वारा पारित की गई थी। तो ये हो जाएगा गलत। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित नहीं होती, लेकिन यह संसद की अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती है। तो ये हो जाएगा गलत। देश में राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी संसदीय अनुमोदन हटाया जा सकता है, ये बात सही है। पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन 352 में प्रावधान किया गया। तो 1 and 4 इज राइट। नेक्स्ट है, भारत में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद को है। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता। भारत का संविधान निवारक निरोध के लिए निरुद्ध किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताने से निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को छोड़ देता है। कौन सा कथन सही? केवल 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो इसमें से तो भाई कोई नहीं सही है। पहला गलत है, क्योंकि भारत में निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद को है। इसमें संसद और राज्य विधानसभा दोनों के ही ये अधिकार है, तो ये गलत हो गया। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं लिया जा सकता, किसी भी स्थिति में। तो गलत है, क्योंकि 22 क्लॉज 4 के अनुसार किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। बात तो सही है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण न बताएं। इसका मतलब, यदि सलाहकार बोर्ड विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बताता है तो 3 महीने से अधिक भी अवधि बढ़ाई जा सकती है। भारत का संविधान निवारक निरोध के लिए निरुद्ध किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताने से निरुद्ध करने वाले प्राधिकार को छोड़ देता है।
तो ये भी गलत है क्योंकि भारत का संविधान निरोधक प्राधिकार निवारक निरोध के लिए निरुद्ध किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार प्रदान करने छूट देता है। ये नहीं सही है। जैसे कि 22 अनुच्छेद 22 के 6 के तहत एक छूट है, जिसके अनुसार उपरोक्त आदेश देने वाले प्राधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है यदि वे इसे सार्वजनिक हित में मानते हैं। तो ये भी गलत, तो ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जानकारी पे देखना है कौन सा सम्मिलित है। रिट है, जारी करने का कारण है के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। परमादेश, पहले देखते हैं परमादेश। यह किसी अधिकार को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया गया आदेश है और इसे निजी व्यक्तियों के साथ साथ सार्वजनिक अधिकारी भी मतलब इनके लिए लाया जा सकता है। परमादेश क्या ये होता है? परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई विशेष पदाधारी कानून का कर्तव्य नहीं निभा रहा है ना, तो ये थोड़ी सा होगा, तो ये गलत हो गया। निषेध है, यह निचली अदालत को उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो और केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरण के लिए ये बात सही है। अधिकार परीक्षा या निचली अदालत न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। यदि न्यायालय पाता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है और लेकिन उस पद को धारण करने का हकदार नहीं है, तो ये ओवरंट जारी किया जाता है ना, अधिकार परीक्षा और न्यायिक प्रशासनिक, तो ये गलत है। तो केवल एक सही ऑप्शन है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते? व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का, कानून के समझ समानता का, जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा का या धर्म की स्वतंत्रता का? तो वो करते हैं व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का। ऑप्शन नहीं कर सकते हैं ना व्यापार का, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत है और 19 तो नहीं मिला है उनको। कौन कौन से मिले हैं बताइए? कौन कौन से अधिकार केवल भारतीयों के हैं बताइए? नेक्स्ट है छठा, एक कथन कारण। भारत में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो उपलब्ध एक कानूनी अधिकार है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत शामिल कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या करता है, 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या नहीं करता, 1, 2 एक सही है दूसरा गलत है, या दूसरा एक गलत है दूसरा सही है। छठा देखिए, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार तो है जो किसी व्यक्ति को उपलब्ध है, इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं, तो गलत है। और दूसरा 1978 में लाया गया था, सही बात है। तो मतलब इसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाया गया था, तो ये सही है। तो ऑप्शन पहला गलत है, कथन दूसरा सही है। नेक्स्ट है सतवां, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में शामिल सामान्य विषय क्या है? पर्यावरण संरक्षण, बाल शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3। तो पर्यावरण संरक्षण तो है ही, और ये 48 में है, बाल शिक्षा ये भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाना देना। डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य तो ये दोनों शामिल है, लेकिन ये केवल डीपीएसपी में है, तो ये नहीं, 50 में ना, तो ये नहीं होगा। पचास नहीं, 51 में है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय, हाँ तो ये नहीं है, बाकी ये दोनों है जो डीपीएसपी और इसे मौलिक कर्तव्य दोनों में शामिल है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विभाज्य माना जाता है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता और यह सभी अधिकारों का स्रोत भी है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक, कानूनी या नागरिक? तो जो आपसे कोई नहीं छीन सकता वो है आपका प्राकृतिक अधिकार। तो आप सोच रहे हैं मौलिक अधिकार, देखिए प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके साथ किसी व्यक्ति को जन्म लेना
चाहिए। ये एक तरफ से ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। माना जाता है किसी व्यक्ति ने इन्हें राज्य के अस्तित्व में आने से पहले प्राप्त कर लिया, चूँकि इन अधिकारों के निर्माण प्रदान करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए वो इन अधिकारों को छीन नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में कथन विचार करें। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा केवल राज्य के कार्य के विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। कौन सा कथन सही? केवल एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। नो। तो नौवा में क्या है? पहला देखते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। उसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान सभी है ना, तो केवल यही तो है नहीं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा केवल राज्य के कार्यों पर, तो केवल वाले जो वर्ड आ जाए वहां सावधान रहें, सतर्क रहें। निजी व्यक्तियों के लिए रब क्यों नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑडी अल्टरम पार्टम को सबसे अच्छे ढंग से समझता है? मुकदमे के दौरान चुप रहने का अधिकार, कानूनी कार्रवाई में निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत, मौखिक गवाही की तुलना में लिखित साक्ष्य को प्राथमिकता देने की प्रथा, या सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो इसमें हो जाएगा कानूनी कार्रवाई में निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत, इसको बोलते हैं आरडी अल्टरम पार्टम। तो ये प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है, जिसका अर्थ दूसरे पक्ष को सुनना है और दूसरे पक्ष को सुनने देना है। ऐसा विधान जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारों को कानून के अनुप्रयोग के मामले में नियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? 14, 28, 32, 44 का। तो वो करता है 14 का। भारतीय संविधान 14 में कहा गया है ना कि कानून की समझ समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, इसलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के परिवर्तनकारी चरित्र और जीवंत प्रकृति को प्रमुखता से दर्शाता है? 14, 19, 21 या 22? यह है राइट टू लाइफ ना, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है 13, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? जब राज्य का राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट करता है, या फिर यदि राज्य का मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देता है, या फिर जो जब कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, या राज्य में कानून और व्यवस्था भंग होने की स्थिति में। 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, या 1, 3 या 1, 3, 4? पहला देखते हैं, जब राज्य का राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, ये बात बिल्कुल सही है और 356 एक के तहत है ये, 356 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है। और दूसरा है, यदि राज्य का मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर इस्तीफा दे देता है तो राष्ट्रपति शासन घोषणा का आधार नहीं माना जाता। यदि विधानसभा में बहुमत वाली नई वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो ये भी सही नहीं है। 365 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन कार्यान्वयन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इसमें भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और राज्य में कानून और व्यवस्था भंग होने की स्थिति में नहीं, ये तीसरा सही है, लगा सकते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में, तो ऐसा नहीं है। ये पहले था, फिर हटा दिया गया था ना इसको। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी।
भारत के संदर्भ में अस्पृश्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अस्पृश्यता शब्द को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का पालन करने पर 2 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। अस्पृश्यता का प्रचार या अभ्यास करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभाओं का सदस्य बनने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों में से एक अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। तो ये सही होगा तीसरा सी। अस्पृश्यता का प्रचार या अभ्यास करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य बनने में अयोग्य ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित क्या है? कल्याणकारी राज्य सभी को पता होगा, टीपीएसपी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः भारत के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संरक्षित है? औद्योगिक श्रमिकों द्वारा यूनियन का गठन, औद्योगिक श्रमिक द्वारा हड़ताल में भागीदारी, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन का आयोजन करना, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास और बसना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन भी तो होगा। कोट है भाई, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। तो इसमें पहला सही है, औद्योगिक श्रमिकों द्वारा यूनियन का गठन 19(1)(c) में दिया गया है। और श्रमिकों द्वारा हड़ताल, ये हड़ताल का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा वैधानिक अधिकार है जो उद्योगों के हड़ताल को नियंत्रित करता है। और अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन, ये सही है, 19(1)(b) में है। भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास और बसना, ये भी सही है। तो केवल 134 ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में घोषित वित्तीय आपातकाल के प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं? केंद्र राज्यों को अपनी उधारी सीमा का पालन करने के निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्यपाल को निर्देश दे सकती है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों और राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित करता है। कौन सा कोड सही है? 1 3 1 2 2 3 या 1 2 3? तो केंद्र राज्य को अपनी उधारी सीमा का पालन करने के दिशा निर्देश दे सकता है, सही है। केंद्र सरकार राज्यपाल को निर्देश दे सकती है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व संवैधान वितरण का संशोधित करती है, ये 360 के तहत। तो क्या सही है? तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ना तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को 354 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की जाती है राष्ट्रपति को। तो गलत है। तो 1 and 2 is only right। 18 भारतीय संविधान में टीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद है प्रावधान संविधान में सम्मिलित संशोधित। अनुच्छेद 39 है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। क्या सही है? तो वो तो सही है। और अनुच्छेद 43A पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए, 43 नहीं 48 है, ए है। ये 44वां संविधान संशोधन, ये तो सही है, तो गलत हो गया। और ये अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उपलब्ध शिक्षा उपलब्ध कराना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, तो ये भी सही है। तो 1 and 3 इज राइट, ओनली केवल 2 सही है। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान में भारत के संविधान में लिखित सभी मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इन्हें सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता था। इनके प्रवर्तन के लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है। ये नागरिक के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होते हैं। कौन सा कोड सही है? 1 3 2 या 1 2 या 2 3? तो वर्तमान में भारत के संविधान में लिखित सभी मौलिक कर्तव्यों को 1976 के संविधान द्वारा जोड़ा गया था, तो गलत है ना। आपको पता होगा 2002 में 86वें संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें भी जोड़ा गया था कर्तव्य 11वां। और इन्हें सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। इनके प्रवर्तन के लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है, ये सही है। ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होते हैं, नहीं केवल नागरिकों के लिए है। तो केवल दूसरा सही है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई। ये एक मौलिक कर्तव्य है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित। और भारत भाग 4 ए में शामिल किए गए संस्थान समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और न्यायालय द्वारा किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है यदि संबंधित कानून किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। 1-3 सही है, 3-2-3 या केवल 2? ये देखिए भारत में ये जो है यूएसएसआर से लिया गया ना कि अमेरिका से, गलत हो गया तो ये गया। और 4 ए में शामिल किए गए संस्थानम समिति की सिफारिश पर संविधान में निर्माण किया गया था इसका मौलिक कर्तव्य का। तो दूसरा गलत है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में किया गया था ना 22 संविधान संशोधन द्वारा। न्यायालय द्वारा किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है यदि संबंधित कानून किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ये सही है, तो ओनली 3 इज राइट। भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक, संवैधानिक, कानूनी? तो ये है संवैधानिक अधिकार। भारत में संविधान में शिक्षा का अधिकार किसके तहत निहित है? शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये तो भाई आता है ना राय, फ्रीडम ऑफ राय, तो स्वतंत्रता के अधिकार में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो राज्य किसी भी परिस्थिति में धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। किसी भी परिस्थिति में, कुछ सुपर वर्ड नहीं हो गया। यह व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। यह राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक संस्था के संवर्धन या रखरखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 3 2 3 4 2 3 एंड 1 2 4 23 का। तो इसमें पहला, राज्य किसी परिचित धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये गलत है क्योंकि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक स्वास्थ्य के हित में लगा सकता है। यह व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये सही है। 25 में दिया आर्टिकल 25 में। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक संस्था के संवर्धन रखरखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ये भी सही है। 27 में दिया है ये। राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है, ये गलत है। 28 ए में कहा गया है कि राज्य कोष से पूरी तरह संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। बाकी 2 3 इज राइट, तो ऑप्शन सी। 24, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना है। संवैधानिक प्रावधान है, न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तन है, प्रतिबंध लगाता है। मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है और राज्य कार्यकारी विधायी दोनों अंग पर प्रतिबंध लगाता है। तो क्या सही है? तो सही है बात। टीपीएसपी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, सही बात है। विधायिका पर, ना ही कार्यपालिका पर। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और कार्यपालिका और विधायिका पर प्रतिबंध न लगाएं, तो ये भी सही है। तो तीनों ही मैच है, ऑप्शन सी। तीसरा नहीं, ये दूसरा गलत है। न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं, विधायिका पर नहीं, कार्यपालिका द्वारा प्रतिबंधित है, ये गलत है। तो इसमें विधायिका कार्यपालिका प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, तो ये तो गलत है, ये वाला ठीक है। केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिए 25, भारत के संदर्भ में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? अधिकार कर्तव्य से संबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र होते हैं। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार महत्वपूर्ण है। राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें पहला सही है।
अधिकार कर्तव्य से संबंधित है, कई बार पढ़ा होगा आपने। मार्क्सवाद उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? मार्क्सवाद उदारवाद दोनों ही राजविहीन समाज का समर्थन करते हैं। और दूसरा है उदारवाद निजी संपत्ति के महत्व पर जोर देता है, जबकि मार्क्सवाद उनके उन्मूलन का समर्थन करता है। तीसरा है उदारवाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है, जबकि मार्क्सवाद संसाधनों के साझा स्वामित्व का समर्थन करता है। 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 या 1-2-3 सही है। पहला देखते हैं, मार्क्सवाद उदारवाद दोनों ही नहीं। मार्क्सवाद और उदारवाद राज्य पर अपने विचारों के मौलिक कर्तव्य से भिन्न है। मार्क्सवाद एक राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की वकालत करता है, विशेष रूप से साम्यवाद के अंतिम चरण में राज्य खत्म हो उनके बाद। और उदारवाद राज्यविहीन समाज की वकालत नहीं करता। तो दोनों अलग हैं भाई। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। वैसे भी आंसर मिल गया। फिर भी देख लेते हैं। उदारवाद निजी संपत्ति के महत्व पर जोर देता है, जबकि मार्क्सवाद के उन्मूलन पर बिल्कुल। उदारवाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जबकि मार्क्सवाद संसाधनों के साझा स्वामित्व के समर्थन सही है। सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में कथन में से कौन सही है? यह ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का पक्ष लेते हुए सकारात्मक भेदभाव के माध्यम समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। वंचित समुदायों के लिए सुविधाओं पर अधिमानी व्यय जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। 1-2 सही है, 2-3, 1-3, 1-2-3। तो तीनों ही बातें सही हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। और दूसरा है सेवाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करना। तीसरा है भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा देना। कौन सा भाग 4 के अंतर्गत मतलब डीपीएसपी में है? 2, 1, 2, 3 या कोई नहीं। पहला देखते हैं। बिल्कुल पहला तो सही है। ये 47 में है। ये डीपीएसपी 47 में गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। शराब पे बैन लगाना। सेवाओं के अनुसूचित जातियों जनजातियों के दाव पर विचार करना। दूसरा गलत है, ये नहीं है, क्योंकि इसके 335 अनुच्छेद में इसके बारे में मॉडर्न है। भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी गलत है। ये है 350A में, ना कि इसमें डीपीएस में। तो ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। किसी व्यक्ति को इन अधिकारों का त्याग करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति इन अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, न केवल तब जब राज्य उनका उल्लंघन करता है, बल्कि तब जब राज्य इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है। केवल एक, केवल दो, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2 सही है। पहला इसमें देखते हैं। किसी व्यक्ति को इन अधिकारों का त्याग करने की स्वतंत्रता है। क्या त्याग करने की भाई? तो इसमें छूट का सिद्धांत है, अर्थात कोई व्यक्ति कोई अधिकार विशेष अधिकार प्राप्त कर रहा है तो अपनी इच्छा के अनुसार उस अधिकार को छोड़ सकता है। एक बार जब व्यक्ति द्वारा अधिकार छोड़ दिया जाता है तो इसे वापस नहीं ले सकते हैं। तो इन त्याग करने की स्वतंत्रता है। तो ये छूट के सिद्धांत का अर्थ है, ना कि इनका। तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति को इन अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ना केवल तब जब राज्य का उल्लंघन करता है, बल्कि तब जब राज्य इन अधिकारों संरक्षण की कोई कार्रवाई करने में विफल होता है। तो ये बात सही है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है ये, तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भारत में केवल अल्पसंख्यक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय स्वतंत्र संविधान का अनुच्छेद 30 भारत में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना प्रशासन के लिए संरक्षण प्रदान करता है। भारत का संविधान 2 प्रकार का अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, अर्थात धार्मिक और भाषाई। कौन सा कथन सही है? 1-2, 2-3, 3 या 1-3? तो पहला गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यक और अपनी विशिष्ट नहीं, बल्कि अनुच्छेद जो 29 है केवल अल्पसंख्यक को ही नहीं बल्कि नागरिकों की किसी भी वर्ग के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 भारत में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों समुदायों की अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना प्रशासन संबंधी संरक्षण देता है। ये गलत है, क्योंकि 30 जो है विशेष रूप से अल्पसंख्यक के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना प्रशासन के अधिकारों को संदर्भित करता है। और भारत का संविधान 2 प्रकार का अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई। तो ये सही है।
30 क्लॉज 1 में कहा गया है, तो केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है, और जहां गिरफ्तारी या नजरबंदी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में हुई हो, किसी आपराधिक आरोप में कैद व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना, जहां गिरफ्तारी न्यायालय संसद की अवमानना के लिए हुई हो। कौन सा कोड सही है? 1 2 3 2 3 1 या 1 2? तो इसमें जो है जहां गिरफ्तार ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो जहां गिरफ्तारी या नजरबंदी द्वारा कानून स्थापित उल्लंघन में हुई हो, बिल्कुल। आपराधिक आरोप में कैद व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करेंगे जहां गिरफ्तारी न्यायालय या संसद के अवमानना के लिए हुई हो, तो वो नहीं है। तो ये दोनों सही नहीं है, यही सही है। तो केवल पहला सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों और समान कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के दौरान स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है। कौन सा सही है? 1 1 2 2 3 या 1 3? 32 में, तो 32 का पहला देखते हैं। पहला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता सही है। व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों समान कानून अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। और यह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के दौरान स्वचालित रूप से निलंबित हो जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि स्वचालित रूप से निलंबित नहीं होती है। तो इसके 358 के तहत युद्ध या आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषणा होने की अनिश्चितता निलंबित हो जाती है। 359 के तहत कोई मतलब ये तो 32 तहत नहीं होती है, आपको पता है। 358 59 इन सब के तहत होती है, तो गलत हो गया। तो केवल पहला सही है। डीपीएसपी के बारे में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। वे भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिखित निर्देशों के शासन से मिलते जुलते हैं। ये आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3? तो तीनों ही बातें सही है। नेक्स्ट है, डीपीएसपी का ही है। मौलिक अधिकारों के बीच संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम राजन 1951। संसद डीपीएसपी लागू करने के लिए कानून बना सकती, भले वह मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर दे। संसद दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। डीपीएसपी को लागू करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती बनाम अन्य बनाम केरल राज्य। तो डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार संशोधन संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे बदलाव नहीं कर सकती है। कितने युग्म सुमेलित हैं इसमें? तो इसमें पहला तो गलत है, क्योंकि चंपकम दोराई राजन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच किसी भी संघर्ष में फंडामेंटल राइट ही मान्य होंगे। तो ये तो है नहीं। और गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य, ये वाला क्या था? तो ये सही है। ये डीपीएसपी को लागू करने की वजह से मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। और तीसरा है केशवानंद वाला, ये तो भाई कई बार पढ़ा है, सही है। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो 2 और 3 सही है, मतलब 2 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का बचाव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस तर्क पर किया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है? 356 था। नेक्स्ट है, 356 में क्या है मुझे बताइए आप। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार नकारात्मक दायित्व है, जबकि डीपीएसपी सकारात्मक दायित्व है। अधिकांश मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से लागू होते हैं, जबकि डीपीएसपी स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं। यदि कोई कानून बनने इनमें से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायपालिका द्वारा उस कानून को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? 1 3 1 2 2 3 या फिर 1 2 3?
तो पहला तो सही है, मौलिक अधिकार नकारात्मक दायित्व है जबकि डीपीएसपी सकारात्मक। अधिकांश मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से लागू होते हैं जबकि डीपीएसपी स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं। बिल्कुल, यदि कोई कानून इनमें से किसी का भी उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका द्वारा उस कानून का अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उसे न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य होगा। तो ये गलत है। 32 द्वारा कहा गया है, 13 आर्टिकल 13 द्वारा। तो ऑप्शन 1 2 इज राइट। संविधान के भाग 4 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से किस निकाय को राज्य माना जा सकता है? जिला बोर्ड को, भारतीय जीवन बीमा निगम को, पंचायत को, या न्याय कार्य करने वाले समय करते समय न्यायपालिका को? 1 2 3 1 3 2 4 या 1 2 3 4 किसको किसको राज्य कहा जाता है? ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 12 के तहत जिला बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य बोर्ड को राज्य माना गया है। तो ये तो सही है। और दूसरा भी सही है, भारतीय जीवन बीमा को भी माना गया है, पंचायत को भी माना गया है, लेकिन न्यायिक कार्य करते समय न्यायपालिका को नहीं माना गया है। तो ये नहीं है, ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि ये अलग है भाई। तो ये हो जाएगा 1 2 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ के संदर्भ में कौन सा कथन सही? संविधान में मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और ये है, मार्शल लॉ घोषणा परिणाम स्वरूप बंदी प्रत्यक्ष की रिट स्वतः निलंबित हो जाती है। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा जर्मनी के वाइमर संविधान से उधार ली गई है। कौन सा कथन सही है? देखते हैं, 1 1 2 2 3 या 1 2 3। तो संविधान मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ये सही है। मार्शल लॉ की घोषणा के परिणाम स्वरूप बंदी प्रत्यक्ष की रिट स्वतः निलंबित हो जाती है, तो गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मार्शल लॉ की घोषणा से बंदी प्रत्यक्ष की रिट का निलंबन स्वतः नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि मार्शल लॉ लागू होने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए न्यायालय से संपर्क करने का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं हो जाता। और भारत में मार्शल लॉ का उदाहरण जर्मनी के वाइमर से नहीं लिया गया है, बल्कि ये अंग्रेजी कॉमन लॉ से उधार लिया गया। तो ये गलत है, केवल एक सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी श्रमिकों के लिए जीविका मंजूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? 49 39 41 या 43? तो ये है 43। भारत में के संदर्भ में भी कथनों पर विचार करें। एक मशहूर हस्ती और एक आम आदमी को जघन्य अपराध करने के लिए एक ही सजा दी जाती है, जो कानून के समक्ष समानता का एक उदाहरण है, जबकि एक जघन्य अपराध के लिए सजा के संबंध में वयस्कों की तुलना में किशोरों को राहत देना कानून के समान संरक्षण का उदाहरण है। कानून के समक्ष समानता का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि कानून के समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2 या न तो 1 न तो 2? तो पहला तो सही है, और कानून के समक्ष समानता का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये गलत है, कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा से उधार ली गई है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश से लिया गया है और ये है, जबकि कानूनों के समान संरक्षण, कानूनों के शासन सिद्धांत, कानून के समान संरक्षण को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मतलब उल्टा दे दिया है, केवल एक सही है। भारत के संविधान में शोषण विरोध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या परिकल्पित किया गया है? मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिबंध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, 41 नंबर का हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आंसर। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या परिकल्पित किया गया है? मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिबंध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कारखानों और खदानों में जो है, 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कारखानों और खदानों में बच्चों के जो है रोजगार पर प्रतिबंध। तो इसमें से पूछ रहा है दिए गए कोड का उपयोग करके शोषण के विरुद्ध में तो मानव तस्करी जबरन श्रम प्रतिबंधन है 23 में, 24 में कारखानों खदानों बच्चों के
रोजगार पर प्रतिबंध तो 1 एंड 4 होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में है। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण है तो 29-30 में है। तो ये कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है 42। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में नागरिकों के पास निम्नलिखित अधिकार हैं। महिलाओं को गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का कर्तव्य। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल प्रदान करने का कर्तव्य। चुनाव में वोट देने का कर्तव्य। करों का भुगतान करने का कर्तव्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। कौन सा कर्तव्य भारत के संविधान भाग 4A में वर्णित है? 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 5। तो वो है पहला, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का कर्तव्य। और दूसरा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल कर्तव्य। ये जो है भारतीय नागरिकों के पास निम्नलिखित अधिकार है, तो दूसरा गलत है। ये तो 2002 में मौलिक कर्तव्य में रखा गया था ना। और चुनाव में वोट देना कर्तव्य, ये तो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, ये तो है नहीं। ये सब तो संविधान में शामिल नहीं है। ये भी नहीं है। करों का भुगतान भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जांच सुधार की भावना, ये तो है आपका मौलिक कर्तव्य में। तो 1 एंड 5 सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे कुछ कानूनों की न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करने के सम्मिलित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहलो मामले में 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को उपलब्ध न्यायिक समीक्षा से पूर्ण उन्मत्ति को रद्द कर दिया। कौन सा कोड सही है? 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2 या 1, 2, 3? 43। तीनों बातें बिल्कुल सही है। 44 है निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। भारत रत्न, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रोफेसर, महाराजा, नवाब। किसी के नाम के साथ उपरोक्त में से कितने उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 4, 5 या फिर 2, 3, 4? ये पट्टी देती हूँ 2, 3, 4। चलिए बताइए डी वाला ऑप्शन 44 का। 44 में जो है पहला तो सही है, भारत रत्न धारा के उल्लंघन माना जाएगा। आप भारत रत्न कहीं नहीं जोड़ा जाता, ये मतलब नहीं, उपसर्ग नहीं लगा सकते हैं आप, ये सही है। और दूसरा तीसरा भी नहीं होगा, वरिष्ठ प्रोफेसर ये भी नहीं होगा। महाराजा, महाराजा है, ये सब लगा सकते हैं, मतलब वरिष्ठ प्रोफेसर ये सब तो लगा सकते हैं। इसमें पूछ रहे कौन सा नहीं उल्लंघन माना जाए। भारत रत्न है, महाराजा, महाराजा सही है, ये है, और नवाब भी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4, 5। अच्छा, 1, 3 प्रोफेसर और 1, 3, 4, 5 ये तीनों है, चारों ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तब होता है जब विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। जीवन का अधिकार मूल मानव अधिकारों में से एक है और राज्य को भी इसी अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयाम नहीं है। 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 2 सही है। 45। इसमें पहला तो सही है, दूसरा सही है। अनुच्छेद 21 तहत प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयाम नहीं है। ये तो गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। तो ऑप्शन बी सही है। 46 है भारत में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में लिखित विचार करिए। तो ये है DPSP सिद्धांत पूरे भारत में समान नागरिकता संहिता लागू करने के निर्देश देते हैं, सही है। ये विवाद, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू कानून के प्रावधान करता है, ये भी सही है। असम हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। असम थोड़ी ना है, उत्तराखंड था ना, और गोवा तो है ही। तो स्वतंत्रता की बात करें तो ठीक है, तो ये नहीं है। तो 1, 2 सही है केवल।
47 देखते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के संदर्भ में कथन विचार करें। भारत के संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाली विधायी कार्रवाइयों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। मेनका गांधी के 1978 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत की शुरुआत ने न्यायपालिका को कानून के अनुचित या अन्यायपूर्ण होने के आधार पर कानूनों पर सवाल उठाने में सक्षम बनाया है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। 1, 2 दोनों सही, 2, 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है, 2 गलत है या 1 गलत है, 2 सारा सही है। 47 तो कथन 1 तो सही है लेकिन दूसरा इसमें गलत है भाई। मेनका गांधी 1978 में कानून द्वारा स्थापित सिद्धांत शुरुआत करने से न्यायपालिका को कानून के अनुचित या न्यायपूर्ण होने के आधार पर, ये थोड़ी ना था। तो ये किसमें था? ये था गोपालम मामले में 1950 वाले में, इसमें नहीं था। नेक्स्ट है, ये है डीपीएसपी सिद्धांत है, संविधान में संगत अनुच्छेद है, ऐसे कानूनी सिद्धांत क्रियान्वयन के लिए प्रभावी करते हैं। ग्राम पंचायतों को संगठित करने तथा उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में सक्षम बनाने में था। अनुच्छेद 40 से सही है। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा था। 74 में था या 73 में था, बताइए। तो ये तो 73 में था ना कि 74 में, गलत हो जाएगा। और एक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था। अनुच्छेद बी में 43 बी में खादी ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 द्वारा। तो ये जो है ये किसमें था? ये 43 बी में नहीं बल्कि 43 में है, ये गलत हो गया। न्यायपालिका कार्यपालिका से करता है अनुच्छेद 50 दंड संहिता 1973 के थ्रू। तो ये जो है ये सही है, केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत निम्नलिखित में से किसके हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कानून बना सकता है? सार्वजनिक व्यवस्था, अनुसूचित जनजाति का संरक्षण, किसी अपराध के लिए उकसाना, शालीनता, नैतिकता और संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो किसमें कर सकता है? ये कहता है सार्वजनिक व्यवस्था में, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शालीनता और नैतिकता में नहीं, ये तीसरा होगा, अपराध के लिए उकसाना, ये होगा। और ये आपका ये होगा शालीनता, नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं होगा। 1, 3, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है लास्ट क्वेश्चन। निर्देशक सिद्धांत के संबंध में मौलिक और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना तथा राज्य का कर्तव्य होगा। इस कानून की प्रकृति क्या है? न्यायिक व्याख्या का मामला, देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है ये, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर, पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।